पोर्श कांड में ढूंढा जा रहा है बलि का बकरा। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या 5 दिन में ही पूरा सीन बदल गया। पुणे पोर्श कार हादसे मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शराब के नशे में धुत शहजादे बाइक सवार 2 इंजीनियर्स की जान ले ली गई। कुछ ही घंटे के अंदर उसे जमानत मिली तो पूरे देश के लोगों में गुस्से का बवाल, ये बवंडर उठने लगा। इसके बाद आरोपी नाबालिग लड़के को फिर से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसे बचाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। अब आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस के सामने दावा किया है कि कार उनका बेटा नहीं बल्कि फैमिली का ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने फैमिली ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर ने भी हादसे के वक्त खुद ड्राइविंग सीट पर होने की बात कबूल कर ली, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नाबालिग बेटा ही पोर्श चला रहा था, ये साबित करने के लिए पुलिस की टीम घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी को इकट्ठा कर रही है। नाबालिग लड़का जो है, नाबालिग लड़के ने गाड़ी अगर चलाई है और कोई ऑफेंस किया गया है तो इस ऑफेंस में उसका लाइसेंस जो है एज पर 199 सेक्शन जो है उससे उसे 25 एज तक कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता। 3 में अगर उनका कोई उसमें जवाब नहीं आता है तो आरटीओ विल कैंसिल द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी बदला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल कार तो कोई ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर से पूछा गया तो उसने भी कबूल कर लिया कि हाँ मैं चला रहा था, लेकिन जब पूरी छानबीन हुई, जांच पड़ताल हुई तो ये दावा कैसे झूठ निकल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। विशाल अग्रवाल का कहना है कि कार मेरा बेटा नहीं चला रहा था बल्कि गाड़ी का ड्राइवर चला रहा था। आरोपी युवक के पिता विशाल अग्रवाल जो दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सही है कितना गलत है वो तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चली जाएगा। साकेत राय पुणे से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। साकेत, जरा ये बताएं आखिर गाड़ी चला कौन रहा था? आम लोगों ने जिसे पीटा वो ड्राइवर था या फिर विशाल अग्रवाल का बेटा था? देखिए मीनाक्षी, अमूमन ऐसे केसों में होता है और देखा भी जाता है कि कई बार आरोपी गुमराह करने की कोशिश करते हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल जो शुरुआती दौर में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो आप उस पूरे चीन ऑफ इवेंट को भी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि विशाल अग्रवाल लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। जब वो फरार थे, जिस वक्त उन्हें संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया उस दौरान भी वो अपनी कार छोड़ चुके थे, अपने दोस्त की कार में आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद जीपीएस के जरिए ट्रैक करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक बयान दर्ज करने शुरू किए गए तो उन्होंने बताया कि गाड़ी मेरा बेटा तो चला ही नहीं रहा था, गाड़ी तो चलाने वाला ड्राइवर था जो कि उनका पारिवारिक ड्राइवर गंगाराम है। अब गंगाराम में भी शुरुआती दौर में इस बात को कबूल कर लिया। हालांकि अब पुलिस ने जिस तरह से 304 की धारा लगाई है और आप शुरुआत में देखिए कि पुलिस के ऊपर कई आरोप लगे थे, तो अब पुलिस को भी ये साबित करना पड़ेगा कि आरोपी जो नाबालिग है वही कार चला रहा था, न कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और इसीलिए पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद सुरेंद्र अग्रवाल जो कि दादा है नाबालिग के, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके बाद गंगाराम को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और इन सभी से पूछताछ की गई। और लगातार जिस तरह से इस केस में मोड़ आ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस का काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब आरोपी इसमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो वो कई बार झूठे बयान देते हैं और इसी को वेरीफाई करने का काम पुलिस को करना होता है और इसी के तहत पुलिस की 6 टीमें अभी बना दी गई हैं। क्राइम ब्रांच भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि वो इस केस को एयर टाइट रखना चाहते हैं और यही कारण है कि अब पुलिस को कोर्ट में ये साबित भी करना पड़ेगा कि नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था, जो कि बेहद आसान भी हो सकता है पुलिस के लिए, क्योंकि आप देखिए कि कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें जो ट्रैफिक विभाग है वो भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें कम से कम जो ड्राइवर कबूल कर रहा है इस आरोप को वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। पुणे पोर्श कार मामले को लेकर राजनीति हो रही है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आइए 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। पुणे में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जब एनसीपी शरद गुट के वर्कर्स ने प्रदर्शन किया, एनसीपी मामले में पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही स्टैंड है। पुणे सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र दंगेकर ने सीपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि केस में पुलिस अधिकारी डिफॉल्टर हैं, उन पर दर्ज होना चाहिए केस। कांग्रेस की तरफ से पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। एनसीपी का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट भी धरना दे रहे हैं। वो आज कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, सीपी ऑफिस पहुंचे, वहां पर जमकर धरना प्रदर्शन किया।
विपक्ष पुणे के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहा है, तो वहीं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि एक ठोस केस बनाया जाए और जो भी गुनहगार होगा उसे कड़ी सजा दी जाए। पुलिस पूरी तरीके से प्रयत्न कर रही है कि एक वाटर टाइट केस बने जिसमें एक्यूज्ड जिसने एक्सीडेंट किया, जो फादर और पब ओनर्स जिन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुनाह किया है, दोनों में उनको सजा मिले और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। इस केस से जुड़ी हुई तमाम और जानकारियां एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिसने ये कांड किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और आम लोगों ने जिसे पीटा, वो आखिर कौन है, ये बहुत जल्द, आज नहीं तो कल पूरा कोर्ट में केस खुल जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिमला में रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात अफरा-तफरी में बजट में कहा कि हम भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा और बच्चा सो जाए, ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़। ये 500 करोड़ मजाक था कि नहीं था? मजाक था कि नहीं था? फौजियों की बेइज्जती करने का इरादा था कि नहीं था? फौजियों का अपमान था कि नहीं था? और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। भाइयों और बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले, बड़े प्यारे लोग हैं। उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई।
साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला क्या? मिला क्या? किसी के घर में आया क्या? कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला क्या? जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल मतदान होना है और 7 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इसमें बंगाल की 8 सीटें भी शामिल है। लेकिन वोटिंग से पहले बंगाल में एक बार फिर हिंसा भड़की और इस बार हिंसा नंदीग्राम में भड़की है। नंदीग्राम जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता की चाबी सौंपी, और वो नंदीग्राम जहां विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का स्वाद चखना पड़ा था, वही नंदीग्राम जिसे अधिकारी फैमिली का गढ़ कहा जाता है, वहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। यह हिंसा बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता के मर्डर के बाद भड़की। हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा है, जिसके बाद से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। हत्या के विरोध में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा। संजय आड़ी जो कि एक भाजपा कर्मी है, वो उसका मां को पिछले रात देखा गया कि धारदार अस्त्र से उनको खून किया गया। उसके बाद से ये जो इलाका है, यानी कि नंदीग्राम जो इलाका है, इस नंदीग्राम सोनाचूड़ा इलाका में देखा गया कि एक के बाद एक दुकानें और घर जलाए गए थे। और यहाँ पर देखिए, ये दुकान पे तोड़फोड़ की गई है। अभी यहाँ पर जो आगजनी की घटना घटी, यहाँ पर अभी भी देखा जा रहा है। और अभी फायर ब्रिगेड आके पहुंची है और फायर ब्रिगेड कोशिश कर रही है कि आग बुझाने को। हम लोग अभी देखेंगे, ये मनसा बाजार है और इस मनसा बाजार में अभी देखा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का जितना भी कर्मियां हैं, उन्होंने अभी रास्ते के ऊपर जो भी आगजनी की घटना घटी थी उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और आगजनी की जो घटना है उसको अभी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ये फायर ब्रिगेड। और जगह जगह पर, ये मनसा बाजार का कई जगह है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। और ये इधर में देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे दुकानों में आग भी लगाई गई है। तो सब मिला के ये पूरा जगह एकदम देखा गया सुबह से पूरा एकदम गर्म हो गया। और यहाँ का जो जितना भी भाजपा का कर्मी थे वो सब कोई बाहर आ गए और रास्ते के ऊपर देखा गया कि पेड़ जो है, पेड़ काट के इस रास्ते को ब्लॉक भी किया गया था। तो अभी जो देखा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का जितना भी टेंडर यहाँ पर आया है वो आग बुझाने की कोशिश में शामिल है। अभी तक रास्ता बंद है, रास्ता कुछ देर में चालू कर देने के लिए कोशिश में अभी पुलिस लगी हुई है। और जो देखा गया है, कई सारे घर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की घटना भी घटी है। पश्चिम बंगाल में जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से तमलुका लोकसभा सीट भी शामिल है। नंदीग्राम विधानसभा सीट भी इसे तमलुका लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती है, जहां से कभी बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी भी सांसद रह चुके हैं और अभी वो नंदीग्राम से विधायक हैं। यानी शुवेंदु अधिकारी का नंदीग्राम एक बार फिर से जल उठा है और इसकी वजह बताई जा रही है बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का मर्डर होना, और आरोप लगा है टीएमसी पर। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर तृणमूल का दुष्कृति आदमी आया रात 2 बजकर, यहाँ कर एक महिला को घर से उठा के लेके आया, लेके आकर इधर ही मर्डर किया। उसका गर्दन पे छरा का आघात किया। उसके साथ जो लोग प्रतिवाद करने के लिए आया था, उन लोगों को भी बहुत तकलीफ और बहुत उनको ही मारा। और
उनको ही भी हॉस्पिटल में बहुत भर्ती हो गया। 7 आदमी घायल हो गया। इधर जो आदमी पड़ा था लड़की एक महिला इधर पड़ा था, उसका घर है वहाँ 2-1.5 किलोमीटर में दूर है उसका घर है। उसको उठा के लेकर आकर इस बाजार में जो दुकान पर था सब कुछ लुटा के लेके गया। इसका सब जो आग लगा के गया वो सब टीएमसी का दुष्कृति है। इधर सब कुछ टीएमसी का राज चलता है, दुष्कृति का राज चलता है यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि भाजपा लोग ने सुबह में आके ये आगजनी की घटना घटाई। नहीं, भाजपा के नहीं, उन लोगों ने आकर बहुत आगे से रात 2 बजकर उन लोगों ने बहुत कारवार करके गया है।